हेलो गाइस, स्वागत है आपका धैवन ऑफ फिजिक्स चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस की चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी भी है, ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इसी से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते हैं। इसकी वजह से ये पढ़ना भी थोड़ा ज़रूरी है। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई इतना वो चैप्टर नहीं है। तो शुरू करते हैं। अगर हम देखें रोजमर्रा की जिंदगी में, तो केमिकल रिएक्शन हमारे आजू बाजू चौबीसों घंटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क है, दूध है, उसको अगर रूम टेम्परेचर पे या तो अपन के रूम के अंदर या तो आंगन में खुले में छोड़ दिया जाए, और तब मोस्टली अगर गर्मी हो, समर्स के दौरान हो, तो होता क्या है, दूध के अंदर कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ इंटरैक्शंस होंगे एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ। ठीक है, उसकी वजह से दूध के अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब उस प्रॉपर्टीज के चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। या तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर खट्टापन आ गया, या तो दूध फट गया, वही सब चीजें होती हैं। दूसरी बात, आयरन का तवा है, अगर हम उसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स कि खुला वातावरण है, उसके अंदर हमने छोड़ दिया, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के वाले बेज वाले वातावरण के अंदर छोड़ दिया, तो होगा क्या कि ये आयरन का तवा जो है वो कोरोड हो जाएगा, जंग लग जाएगी। ये जंग लगना भी केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा है। दूसरी बात कि फूड जो हमारे बॉडी के अंदर जैसे होता है, वो भी कुछ एल्कलाइंस, कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसे पदार्थों की वजह से ही होता है, जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन ही है कि O2 लेते हैं, CO2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन वापस बाहर आता है। ठीक है, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन की भाई हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको इतना पता नहीं है कि ये हो तो रहे हैं, लेकिन असलियत में ये केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या, असलियत में होता क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो एनसीईआरटी की पीडीएफ या तो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है। हम वो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती। ठीक, लेकिन ये अपने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इसको पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसके द्वारा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। चलिए तो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी के अंदर क्या है, एक फिगर दी गई है, आपको दिख रही होगी। वो फिगर के अंदर हो क्या रहा है, एक शख्स के पास टोंक है, टोंक से उसने टोंक के अंदर मैग्नीशियम रिबिन पकड़ी हुई है। अब मैग्नीशियम रिबिन क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, और रिबिन जो है वो उस मेटल का पार्ट को हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबिन। अब वो मैग्नीशियम रिबिन हम बर्नर, या तो हम बोल सकते हैं कि जिससे हम उसको जलाते हैं, ज्वलनशील इक्विपमेंट जो ज्वलनशील करने के लिए चाहिए होता है, उसको बोलते हैं बर्नर। वो बर्नर जो है उसके कांटेक्ट में हम लाएंगे जब मैग्नीशियम रिबिन, तो होगा क्या, वो जब बर्न होगा तो नीचे हमारे हमने ग्लास रखा हुआ है। अब वो ग्लास के अंदर जब ये मैग्नीशियम बर्न होगा तो उसके जो पार्टिकल्स जो जले हुए होंगे वो उस ग्लास के अंदर नीचे गिरेंगे। अब ये जले हुए पार्टिकल्स क्या होंगे, ध्यान दीजिए, ये जले हुए पार्टिकल्स क्या होंगे कि जब ये मैग्नीशियम जल रहा था तो ये जल तो रहा था कार्बन की वजह से, और किसकी वजह से कि आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की वजह से जो उसके एसिड जो निकलेंगे, वो एसिड निकलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो था वो तो पहले से ही था जिसको हम जला रहे थे, और ऑक्साइड जो क्या होगा, वो होगा जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ उसने रिएक्ट किया। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात, ये हो गई हमारी एक्टिविटी। इससे पता चला कि असलियत में भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम खुद ऐसी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
रिएक्टिविटी से हमको पता चलेगा कि हमने ये जो एक्टिविटी देखी, उस एक्टिविटी से हमको पता क्या चला कि कुछ चेंजेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन जब होती है तब होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, जो पहले स्वरूप था वो नहीं रहता है। दूसरा, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, पहले जो कलर था वो नहीं रहता है। दूसरा, गैसेस भी पैदा होती हैं। गैसेस कैसी? तो हमने वो देखी कि जब हम मैग्नीशियम रिबिन को जला रहे थे तब जो गैसेस निकलेंगी। दूसरा कि उसकी जो स्टेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो पाउडर था व्हाइट कलर का वो पूरा ग्लास के अंदर गिर रहा था। तो दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। तो ये सब जो थी वो चेंजेस थी। इससे पता चलेगा चेंजेस से कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो हकीकत में भी होती है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन की बात हुई। अब केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, हम उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कि ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हुआ, वो फिनोमेना को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमने पहले ही देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही सिंपल तरीका है, उसी सिंपल तरीके से हमको लिखना है। ठीक है, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो हमने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब वहां पे नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब क्या, कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंस। दूसरा, कि सामने जो हमको एलिमेंट मिला नया रिएक्ट होने के बाद, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उसके नीचे हमने प्रोडक्ट लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाता है। ठीक है, हमको लिखना थोड़ा बहुत ही बड़ा लगता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ऐसी कोई ट्रिक है क्या कि जिसे हम शॉर्ट में लिख सकें। तो है, हमने पहले ही बोला कि ऐसी पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई हुई है। अब उस पीरियोडिक टेबल में से हमको क्या पता चलेगा, हर एक एलिमेंट के सिंबल्स है, उन सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg, फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड वन, बना क्या है MgO। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम का एक ही है एटम, क्योंकि वहां वन नहीं लिखा मतलब कुछ नहीं लिखा मतलब वन, और ऑक्सीजन का कितना है, दो। तो ये जो इक्वेशन MgO मिली, साइड में हमने लिखी MgO। लेकिन क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। ठीक है, बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं कि जो LHS हो वो RHS के बराबर हो। वो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। कोई भी प्रूफ जो है वो हम कैसे करते हैं कि RHS इक्वल्स टू LHS या LHS इक्वल टू R। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा, वहां पे 3 एटम थे, वहां पे हो गए 2। तो ऐसी इक्वेशन को जो बैलेंस नहीं हो, जो अनबैलेंस है, उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके लिए क्या होती है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, हमने मास का कंजर्वेशन का लॉ हमने पढ़ा हुआ है 9th के अंदर, वो याद रखिए। वो ध्यान दीजिए कि मास का क्या था, कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बन सकता है ना तोड़ सकते हैं। मास क्या होगा, खाली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होगा। तो उसकी ही वजह से मास जो है वो जितना पहले जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और मतलब अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, वो कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही ज्यादा हो सकता है, जितना था उतना ही रहेगा। वही तो इस लॉ की कहनी है, ये लॉ वायलेट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही हमने करना है। अब ये जो लॉ फॉलो होगा
उस लॉ को हम ऐसा बोलेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस है जब आरएचएस पे भी सेम एलिमेंट्स या तो सेम एटम्स, यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों के एटम्स सेम होंगे, तब क्या हो जाएगा कि बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक है वो मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक प्रकार का लिक्विड है जो एसिड है, वो हम जानते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हो क्या रहा है, जिंक जो है वो सल्फर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर और हाइड्रोजन दो होते हैं, ठीक है, दो कंडेंसर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलेंगे तो होगा क्या, जिंक जो है वो सल्फर के साथ क्या बोलते हैं कि रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको अपन के रिप्रेजेंटेशन में लिखें, केमिकल इक्वेशन में लिखें। तो केमिकल रिएक्शन थी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल इक्वेशन। तो उसमें कैसे लिखेंगे, उसके सिंबल डाल देंगे Zn। ठीक है, जिंक का Zn प्लस H2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बनता है H2SO4। रिएक्शन क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, अब दोनों को हम दोनों के साइड टेबल बना के हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों के साइड जो है वो सेम सेम है। ठीक है, जैसे इस टेबल में दिखाया गया है 1122 1144। ठीक है, ये तो बैलेंस इक्वेशन थी। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है, तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए हमारे पास एक आयरन है, उसके साथ दूसरा है H2O। H2O मीन्स, ठीक है, वाटर। वाटर किस फॉर्म में, यहाँ पे हम ऐसा मान रहे हैं कि वाटर जो है वो स्टीम या तो वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में है, याद रखिए। तो जब आयरन जो है वो गैस के साथ, मतलब वाटर गैस के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो बन क्या रहा है, Fe3O4 प्लस H2 लिखा हुआ है यहाँ पे RHS पे। अब हम देख पा रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पे देखने में ये इक्वेशन कुछ अटपटा सा लग रहा है। स्टेप 1 क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम हर एक एलिमेंट के ऊपर बॉक्स बना देंगे। ठीक है, जैसे स्टेप 1 में दिखाया गया, हाईलाइटेड विद द ब्लू कलर। ठीक है, पहला स्टेप ये सबसे सिंपल। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम LHS और RHS का टेबल बना देंगे कि भाई किधर उधर कितने हैं उधर कितने हैं, ऐसा एक प्रकार का टेबल बना देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि LHS RHS पे अलग अलग एटम्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनिशियल बैलेंसिंग हम चालू करेंगे। क्या करेंगे, H2O को जो है वो हम 4 एटम्स दे देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे 4 एटम्स RHS पे दिए हुए हैं, LHS पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको उसके साथ दे देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Fe plus 4H2O। दिस वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन 1.6। तो Fe plus 4H2O रिएक्शन होके हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2 जो पहले थी वही। अब ये भी पार्टली बैलेंस है, पूरी की पूरी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब जब 4 हम इनटू कर रहे हैं तो H2 के पास कितना हो जाएगा, रिएक्टेंस में हमको क्या मिलेगा 8, और प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिलेगा 2 इंटू 4 मतलब 8। ठीक है, H2 क्या होंगे 8, और ऑक्सीजन कितने होंगे 4, वो हमको LHS पे और RHS पे चाहिए थे और हमने LHS पे दे दिए। ठीक है, तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 दिया तो वहां पे इधर हाइड्रोजन के पास 4 दिए तो उधर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1.6 में देखिए कि वहां पे हमने 4 एटम्स दिए LHS पे, तो हमको RHS पे भी 4 एटम्स देने पड़ेंगे, तभी बैलेंस होगी। ठीक है, अभी भी ये पार्टली बैलेंस इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमने वाटर वाले के साइड हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन एक एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है, वो है आयरन। क्योंकि आयरन के पास LHS पे कितने हैं 0 मतलब 1, और RHS पे कितने दिए हुए हैं 3, तो हम उसको भी बैलेंस करेंगे तो क्या कर देंगे इंटू 3। तो ये इक्वेशन 1.8 जो है वो, सॉरी 1.9 जो है वो हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब इसको फिजिकल स्टेट के सिंबल में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, Fe जो है वो सॉलिड में था तो S लिख देंगे, H2O जो है गैस का है तो G,
और Fe3O4 वापस सॉलिड और H2 जो है वो गैस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमने क्या सीखा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे।